CSR क्या होता है? CSR आप टेलिंग यू वन थिंग, आप अगर क्लास में नहीं आते हैं, दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू टेक फॉलो अप कि क्लास में क्या हुआ या मैम क्या करके आने बोली है, ठीक है ना? आपका अपना एक ग्रुप तो होगा ही। मैम आप म्यूट है। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मैम यू आर म्यूट आई थिंक। मैम यू आर म्यूट। CSR एक्टिविटी का मतलब होता है ये सारी चीजें, जैसे किसी गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ठीक है, कहीं पार्क बना देना, कहीं ओल्ड एज होम बना देना, समाज के लिए कोई अवेयरनेस कैंप फैलाना, लगभग उस तरीके का। ये तुम देखना, जैसे IGIMS के अंदर गए हो है ना, ये होता है CSR एक्टिविटी। जैसे IGIMS के अंदर जाओगे ना, रास्ते में राइट साइड में, जैसे घुसते टाइम राइट साइड में देखना, पावर ग्रिड का एक गेस्ट हाउस है, ठीक है, अब जाना तो ध्यान देना, पावर ग्रिड का गेस्ट हाउस है, PGCIL ऑर्गेनाइजेशन है, पावर ग्रिड की ऑर्गेनाइजेशन है, वो गेस्ट हाउस बनाई और वो गेस्ट हाउस बना करके हॉस्पिटल को दे दी है कि आप उसको यूज कीजिए, ना कि CSR एक्टिविटी, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ CSR एक्टिविटी।
कि वो ऑर्गेनाइजेशन दे देती है बना के चीजों को कि आप यूज कीजिए समाज की भलाई के लिए। Why is CSR activity important? बगल वाली कोका-कोला कंपनी है, बगल एडजेसेंट बिल्डिंग में लेबर समाज से ले रही है, खुद अपना बिल्डिंग सोसाइटी के बीच में बनाई हुई है, पानी सोसाइटी से ले रही है, बिजली सोसाइटी से ले रही है, प्रॉफिट भी सोसाइटी से ले रही है। जब वो अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचती है तो वो अपना प्रॉफिट किससे ले रही है? सोसाइटी से ले रही है। सोशल यानी सामाजिक रिस्पांसिबिलिटी के तहत सीएसआर किया जाता है क्योंकि हम सब कुछ हम फ्लरिश ही कर रहे हैं समाज में, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि वी शुड आल्सो गिव बैक टू सोसाइटी। गिविंग बैक टू सोसाइटी इज सीएसआर एक्टिविटी। इसका टाटा बहुत सीएसआर एक्टिविटी करती है, विप्रो बहुत सीएसआर एक्टिविटी करती है, ठीक है, अजीम प्रेमजी टाटा भी बहुत सीएसआर एक्टिविटी करती है। यहाँ बगल में जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये भी फुलवारी शरीफ के बहुत सारे ये 2% मिनिमम है। जो ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी होती है उनका 10-10% मैम आपकी वॉइस ठीक से नहीं आ रही है, मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्योंकि लेट मी कनेक्ट इट विद मैम आपने जो हॉटस्पॉट पे कनेक्टेड है, आप क्या करें? नहीं मेरा भी ठीक ही है, हो रहा है ऐसे होता नहीं है ब्रेक किसी क्लास में। हाँ फैन ऑफ कर देते हैं। 2% अपना नेट प्रॉफिट का दे कंट्रीब्यूट इन सीएसआर एक्टिविटीज। इट इज गुड। किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हम बता रहे थे ना उस दिन, सोसाइटल गोल सॉरी, उस सोसाइटल गोल्स में भी ये आता है कि आप सोसाइटी को गिव बैक करें। जैसे कई बार क्या है आप देखेंगे कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ये सारा अवेयरनेस प्रोग्राम्स कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है। जैसे आरबीआई का बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, आप देखते होंगे सोशल नेटवर्किंग साइट पे कि आज वो कि लोगों को थोड़ा अवेयर किया जाए कि आप अपना ओटीपी किसी को ना दें, आप अपना क्रेडिट कार्ड किसी को ना दें, एटीएम से पैसा सेफली निकालें, आरबीआई कभी भी आपका ओटीपी आधार नंबर ये सब डिमांड नहीं। ये सब क्या है, उसको कोई जरूरत नहीं है करने का, लेकिन ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। इस तरीके का बहुत सारा सीएसआर एक्टिविटी, जैसे गरीब बच्चों को ठंड के टाइम पे बहुत सारा कंबल देना, हाँ वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। वो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है पूरा। सीएसआर एक्टिविटी एक अपनी वॉलंटरी एक्टिविटी है, अवेयरनेस है। जैसे कि गरीब बच्चों को कपड़ा देना ठंडा में, ठंड में बहुत दिक्कत होती है, किसी ओल्ड एज होम में बहुत सारा रिसोर्सेज देना है सब कंपनी द्वारा, ठीक है, ये सब कहलाता है सीएसआर एक्टिविटी। तो किसी भी कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो होती है व्हिच आल्सो टेक्स केयर ऑफ द सोसाइटल गोल्स, कि आप सोसाइटी को भी इम्प्रूव करने में योगदान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आप करके और कमा के बस, दैट शुड नॉट बी योर सोल मोटिव। इसी रीजंस की वजह से ये बोला जाता है कि ऑर्गेनाइज सोसाइटल गोल माने कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज अ कंज्यूमर किसी ऑर्गेनाइजेशन से, वो ये है कि आपका जस्ट एंड फेयर प्राइसिंग होना चाहिए। आप कोई चीज बनाइए तो वो हमारे लिए अफोर्डेबल होना चाहिए, ऑफ कोर्स रेट और इनपुट देख के वो पैसा होना चाहिए जो हम अफोर्ड कर सके। जस्ट एंड फेयर प्राइसिंग, देन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज शुड बी गुड। आप ऐसा नहीं है कि आप शुद्ध घी सोसाइटी में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और वो फुली अडल्टरेटेड है, उसके ऊपर भी कंट्रोल है ना। अभी दिवाली आई है, अभी देखिएगा कितना निकलेगा, राइट। तो ऐसी चीजें होती है, ये होता है सीएसआर। समझ में आ गया ना। हम लोग अब मूव करेंगे नेचर ऑफ एचआरएम की तरफ। आप लोग इसका लिख चुके हैं डेफिनेशन, लिख चुके हैं ना। Now you move towards nature of HRM. पहले लिखिए why is HRM important? एक टॉपिक लिखिए why is HRM important? Human resource का मैनेजमेंट आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है?
फटाफट लिखिए। Human resource is the most productive asset of an organization. Human resource is the most productive asset of an organization. Capital and physical resources by themselves capital and financial resources, capital and physical resources by themselves cannot improve efficiency, or contribute, to increased ROI. ROI क्या होता है? Return on investment. Return on investment. हाँ. To an increased ROI. It is through combined and concrete efforts of people. मैम आपका आवाज फिर से कट रहा है। It मैम is आपकी वॉइस ब्रेक हो combined रही है। and concrete efforts of people. Efforts of people that monetary and material resources Effort of people के बाद में material resources, combined and concrete efforts of people that monetary and material resources are harnessed to achieve organizational goal. Harnessed, HARNESSED, harnessed to achieve organizational goal. But these efforts, skills, and attitudes, have to be sharpened from time to time, to optimize the effectiveness of HR, and enable them to meet greater challenges. This is where HR plays a crucial role. This is where HR plays a crucial role. Done? We will start with nature of HRM. हर सब्जेक्ट की तरह HR का भी अपना एक नेचर है, मानी कोई सब्जेक्ट जब पढ़ाई होती है तो उस सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, उसका ओरिएंटेशन किस तरफ है, ये हम पढ़ते हैं. So likewise, the HR also has few nature. Okay, nature जैसे लिखिए, टॉपिक दीजिए, नेचर ऑफ HRM. Nature of HRM. Point number 1, action oriented.
action oriented. Point number 2, future oriented. Point number 3, pervasive. Point number 4, continuous process. Point number 5, works for employees' benefit. हम इंट्रोडक्शन का ज्यादा क्लास इसलिए ले रहे हैं ताकि आपका फाउंडेशन एक बार सही हो जाए एचआर का, उसके बाद फटाफट एक्टिविटी समझ में आने लगेगी जो एक्टिविटी टेकअप करेंगे। डिसीजन मेकिंग भी होगा, लेकिन एचआर का अलग से डिसीजन मेकिंग तो नहीं हो सकती क्योंकि मैनेजमेंट का हर कुछ इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। ये चाहे किसी एक बहुत फेमस राइटर का ये कोट है कि एवरीथिंग दैट हैपेंस इन मैनेजमेंट हैपेंस बाय डिसीजन। राइट, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। किसी काम को करने का 3 तरीका हो सकता है, लेकिन बेस्ट क्या है वही मैनेजमेंट, और बेस्ट को चुनने के लिए तुमको डिसाइड करना है होगा एक ऑप्शन को चूज करना। डिसीजन मेकिंग इज समथिंग व्हिच इज इन एवरीथिंग दैट यू स्टडी in management. First point is action oriented. Second point, future oriented. Third point, pervasive. Fourth point, continuous process. Fifth, works for employees' benefit. And sixth, multidisciplinary. Action oriented. Action oriented का क्या मतलब होता है? Action oriented का मतलब ये होता है कि human resource management, like it was taught, like it is commonly misinterpreted, is not just about maintaining personal records. सिर्फ लिखने और पेपर वर्क करना ही एचआरएम नहीं होता है। एचआरएम इज वे मोर टेक्निकल एंड वे मोर एक्शन ओरिएंटेड दैन हाउ यू कैन थिंक। ओके, सो दिस इज एक्शन ओरिएंटेड कि किस काम को ट्रिगर करने से प्रोडक्टिविटी हाई होगी, दैट इज समथिंग द एचआरएम टेक्स गुड केयर ऑफ। सेकंड पॉइंट, फ्यूचर ओरिएंटेड. Say for example you complete your BPM and a company comes and hires you. Okay, if it hires you, देखो तुम लोग एकदम फ्रेश हो, तुम लोग एमबीए भी नहीं हो कि तुम्हारी बहुत टेक्निकल स्किल्स देखी जाएंगी, आपका स्मार्टनेस जरूर देखा जाएगा। क्योंकि अगर आप स्मार्ट होंगे तो कंपनी आपको ट्रेन कर ले, लेकिन तुमको बहुत नॉलेज है और तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो तुम कैसे काम करोगे ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी तो ट्रेनेबिलिटी भी नहीं होगी। इसीलिए फ्यूचर ओरिएंटेड. So if that company comes and hires you and gives you an on the job training before starting the job, क्या उसी ट्रेनिंग की बदौलत आप रिटायर हो जाएंगे? No. From time and on, as the business will demand, as the business practices changes, you will be needed training, different training. अगर आप उसी ट्रेनिंग की बात करते हैं तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी होता है, यानी जो आपको कर दिया गया उसको फिर से एक बार रिवाइज कर दिया जाएगा 2 साल 3 साल 4 साल पे, या फिर किसी नई चीज की स्किल इंपार्ट करनी है, बिजनेस का डिमांड है। जैसे पाइथन का वर्कशॉप चल रहा है ना, पाइथन का वर्कशॉप क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि आईटी को भी ये जरूरत है। तो अगर किसी के सीवी में पाइथन है और किसी के सीवी में नहीं है तो फर्क होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, बशर्ते कि आप जो वर्कशॉप की है उसके साथ जस्टिस कर पाए। थर्ड, परवेसिव. परवेसिव माने क्या होता है? नहीं, परवेसिव माने ये नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारा पत्थर है, देखियो ना, बड़ा बड़ा पत्थर ऐसे रहता है, यहाँ से पानी गिर रहा है एंड दिस वाटर इज गोइंग इनसाइड एवरीवेयर, सब जगह पानी चला जाता है। परवेस करना मतलब नीचे नीचे के लेयर तक भी रहना, हर जगह पे मौजूद होना। ठीक है? Why is HRM called pervasive? HRM pervasive इसलिए होता है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ HR डिपार्टमेंट के लोगों पे इतना ध्यान दिया जाना चाहिए स्किल अपग्रेडेशन के लिए। आपका सिलेक्शन अगर अकाउंट्स के लिए भी होता है तो भी तो हम आपका स्किल देखेंगे, तो भी हम आपकी ट्रेनिंग देखेंगे। आपका सिलेक्शन अगर मार्केटिंग के लिए होता है तो भी हम बेस्ट एम्प्लॉय ही तो सिलेक्ट करेंगे। तो जो बातें HR के लिए लागू होती हैं, the same thing applies to even the accounts people.
and marketing people and production people. Every manpower in the organization contributes to its productivity. Every manpower is important. So, जो आपको पता है कि हायरिंग कैसे होती है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जा करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है वो एचआर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि हमें इस साल 3 लोगों की जरूरत है, हमें क्या क्या स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है, क्या स्किल चाहिए, कंप्रेशन मशीन चलाने के लिए चाहिए या हमको लाइन मैनेजमेंट के लिए चाहिए या कौन चाहिए। फिर ये रिक्रूटमेंट का एचआर संज्ञान लेता है, एचआर टेक्स अ नोट ऑफ इट and then they take out recruitment and then after discussion in technical round, technical knowledge आपके डिपार्टमेंट वाले जज करेंगे, then the HR people, final round किसका होता है, HR का होता है, आप ये देखेंगे। okay? So this is always pervasive, हर डिपार्टमेंट में HR की प्रैक्टिसेस चलती रहती है, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, सेल्स हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, एडवर्टाइजिंग हो, कोई भी डिपार्टमेंट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, कंटिन्यूअस प्रोसेस। So just as you cannot be trained for a lifetime, similarly human resource practices, practice बहुत सारी चीजों में। आज जो एम्प्लॉय बेनिफिट दी जा रही है, जैसे 5 साल बाद के बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि वर्क फ्रॉम होम क्या बेनिफिट है, क्योंकि कोविड में तो सब वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, बट वर्क फ्रॉम होम वाज नेवर दिस इजी। ये बहुत दिस वाज कंसीडर्ड टू बी अ बेनिफिट, किसी को मिल जाता था तो वो एक बेनिफिट था कि भाई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ध्यान दे रही है, बड़ा ख्याल रखती है हमारा, वर्क फ्रॉम होम दे, ठीक है। नॉट लाइक टुडे द पैंडेमिक हैज चेंज्ड द बिजनेस प्रैक्टिसेस, सो इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। आज जो बेनिफिट हम दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, हो सकता है कि यही बेनिफिट अगर 5 साल या 10 साल बाद दिया जाने लगे तो वो एम्प्लॉयज को अपील करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा पढ़े लिखे होके जाएंगे। BBA इज अ वोकेशनल कोर्स, लेकिन आप सोचिए कि आप 2023 बैच है, इमेजिन कि सिर्फ साल 2023 में पटना में कितने BBA हो जाएंगे, देन इंडिया में कितने BBA हो जाएंगे, बहुत सारे। और 2-3 साल पीछे वालों को भी जोड़ लीजिए जो लाइन में है, जो ड्रॉप किए हैं अपना साल, समझ में आया? तो जब इतने लोग हैं आप लोग और इतना पढ़ के जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी अवेयरनेस ज्यादा होगी, आप उन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जो शायद आज से 15 साल पहले एम्प्लॉयज कर लेते थे, ठीक है। अभी ये इमेजिन नहीं किया जा सकता है कि किसी एम्प्लॉय को विदाउट एसी ऑफिस में बैठा दिया जाए, वो डिमांड करने लगेगा कि वर्किंग कंडीशंस खराब है। There are many other things also. Just as we proceed in our subject, we'll keep discussing it. Continuous process, यानी उसको ये सोचना है कि 5 साल बाद क्या स्किल चाहिए, उसको ये सोचना है कि 5 साल के बाद हमें क्या बेनिफिट देना है, कॉम्पेंसेशन पैकेज में क्या चेंज करना चाहिए जब हम कॉम्पिटिटिव हो जाएं, या हमें अपने कॉम्पिटिटर्स का कोई स्ट्रैटेजी है उस पर ध्यान दिया जाना है। तो HRM is always a continuous process. It does not stop. Work for employees benefits. I've already dealt with this topic in 2-3 classes when I was teaching you payroll. Benefits का क्या importance है, welfare का क्या importance है। welfare का importance इसलिए भी बढ़ गया कि globalization के बाद workforce diversity बहुत बढ़ गई है। Could you see as many women as they are today 10 years back? कितनी औरतें काम करती थी? IT में देखो कितनी लड़कियां, क्या इतनी लड़कियां मैनेजरियल पोस्ट पे काम करती थी पहले? गिन करके 3-4 तो हम इसलिए सिर्फ जानते हैं क्योंकि दे आर ऑलवेज ऑन टीवी। जैसे बताइए, इंदिरा नूई, भट्टाचार्य तो SBI की चेयरपर्सन थी, रिटायर हुई, शिखा एक्सिस बैंक की। These are the women who held top notch position. बराबर इंटरव्यू होता था इसलिए हम लोग जानते हैं उनको, लेकिन ऐसी कितनी होंगी मिडिल मैनेजमेंट में, अपर मैनेजमेंट में, जिनको हम जानते नहीं, वाइस प्रेसिडेंट होंगी, बहुत सारी कंपनीज की वाइस प्रेसिडेंट हैं। जब वो वर्कफोर्स
पे जाती हैं तो द वर्क कल्चर चेंजेस। आप यू आर अ गर्ल, ठीक है, आप अगर किसी टीम के लीडर बन जाएंगे या आपके नीचे मान लीजिए 100 लोग काम करते हैं, क्या आपके मैनेज करने की टेंडेंसी वैसे ही होगी जैसे किसी लड़के की होगी? नहीं होगी। ये एफिशिएंसी वगैरह की बात नहीं है। देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर जेनेटिक। आप वेलफेयर के बारे में थोड़ा सा पुट फॉरवर्ड करिएगा इन चीजों को, ठीक है। जब वुमेन वर्क प्लेस पे होती है दे विल देन ऑर्गेनाइजेशन को उनके वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ा। जब सिर्फ मेल डोमिनेटेड था सोसाइटी तो क्रेज की कहाँ बात होती थी? क्रेज समझते हैं आप लोग? बच्चे को जो केयरटेकर होता है, केयर टेकिंग के लिए होता है, बेबीसिटर्स वगैरह। अभी ऑर्गेनाइजेशन अपने वेलफेयर एक्टिविटी में इसको रखती है। बहुत सारे बैंक में भी है, हर ब्रांच में संभव नहीं है पर है। Where would women, if we are encouraging women to participate in workforce, you have to take care of the child. Otherwise, they'll be demotivated, right? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में women के लिए special leaves करके छुट्टियां होती हैं, ठीक है, only for women employees. फिर क्रेच की फैसिलिटी, जहां आप बच्चे को ला सकते हैं सुबह में, the caretaker is there, she'll take care the whole day, and in the evening when the mother is going back home, she can take the child along. ओके, एम्प्लॉय के और बेनिफिट्स जैसे कि फ्री लंच, ठीक है, गूगल वगैरह फ्री लंच, ट्रांसपोर्ट, एकदम इंटरनेट इज अ बेसिक थिंग नाउ। रेलवे प्लेटफॉर्म वाईफाई हो गया है। फ्लेक्सिबल वर्क लाइफ बैलेंस, एक वर्ड है वर्क लाइफ बैलेंस। देखिए ये सब चीजें आपको ये समझना होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। आप स्मार्ट, यू शुड बी स्मार्ट इनफ। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के सामने आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वो आपसे पूछेगा व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है एचआर का। आप इसको इंक्लूड कीजिए अपने आंसर में, उसको समझ में आएगा कि आप मल्टीफैसेटेड सोचते हैं, आपको नॉलेज है बिजनेस के बारे में। आप वो नहीं, आई एक्सपेक्ट अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस, ये आपको एक नौसिखिया आंसर से कहीं ज्यादा वेट देगा। और ऐसा नहीं कि वर्क लाइफ बैलेंस बस, फिर वो ग्रिल कर देगा। आपको पता है इंटरव्यू बेवकूफ नहीं होता है, कम से कम तो 10-12 साल का एक्सपीरियंस जरूर होता है। हम आपको देख के बता सकते हैं कि कौन अभी क्लास में ध्यान से सुन रहा है कौन नहीं। सो इमेजिन दे आर इंटरव्यूअर्स। जब आप वर्क लाइफ बैलेंस बोलेंगे ये आपको बहुत एज देगा, बशर्ते कि आप जस्टिस कर पाए इस चीज के साथ। फिर बोलेगा क्या समझते हो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, तो बताओ, ठीक है। एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में बताओ, गुड एचआर प्रैक्टिसेस के बारे में बताओ। जोर से बोलो। हाँ, अलाउंस बेनिफिट अलग अलग है, पूरा पीरियड खत्म हो गया मिक्स कर देते हो, अलग अलग करके पढ़ाए ना। अलाउंस इज समथिंग व्हिच इज अलाउड, वो मिलेगा ही मिलेगा, तुम काम करोगे तो अलाउंस मिलेगा। लेकिन बेनिफिट जो होता है वो गुड टू हैव होता है। स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स तो गवर्नमेंट देगी, पर नॉन स्टैट्यूटरी जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से देती है। ओके, वर्क्स फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट। नेक्स्ट, मल्टीडिसिप्लिनरी। मल्टीडिसिप्लिन माने क्या होता है? अनुशासन। अनुशासन यहाँ पे नहीं है सुटेबल। इसके अलावा नहीं, इट्स दिस इज नॉट दिस डिसिप्लिन। पर्यायवाची मत बताओ। डिसिप्लिन का आप लोग कभी रिक्रूटमेंट का पेपर नहीं देखते थे? कभी देखिएगा निकाल के, किसी का भी निकाल लो, एक बैंक पीओ का ही निकाल लो, निकाल के देखना। ऐसे भी एचआर पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत देखना चाहिए। किसी का भी रिक्रूटमेंट निकाल लो, फॉर्म तो आता है वेबसाइट पे, किसी में भी अवेलेबल होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि तुम किस बैकग्राउंड से आ रहे हो। लाइक व्हाट इज योर डिसिप्लिन? मैनेजमेंट। व्हाट इज योर डिसिप्लिन? मेडिकल साइंस। योर डिसिप्लिन? एमबीए फाइनेंस। समझ में आया डिसिप्लिन मतलब? मल्टीडिसिप्लिनरी। मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब एचआर का नहीं, मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब होता है
कि एचआर पढ़ने के लिए आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे. You cannot restrict the practices of HR to just one subject or the principles of HR to just one subject. There are many subjects that together make up the understanding of comprehensive understanding of human resources. For example, psychology, sociology, anthropology, study of mankind, economics. इकोनॉमिक्स कहाँ पढ़ोगे? जब हम लोग एमपीपी पढ़ाते हैं, मैन पावर प्लानिंग, तो एमपीपी मैन पावर प्लानिंग होती है कि अगर मान लो कि आज 2021 में हमारे यहाँ नीचे वाले लेवल पे 250 एम्प्लॉइज है, तो 2031 तक आते आते सब कुछ कैलकुलेट कर करा करके कितने एम्प्लॉइज बचेंगे, तो हमको वहां तक, तो इसका पूरा मॉडल होता है. ठीक है, मॉडल होता है, कैलकुलेशन होता है, लेबर टर्नओवर जब कैलकुलेट किया जाता है उसका फॉर्मूला होता है, तो वो चीजें में स्टैटिस्टिक्स पे आता है, इकोनॉमिक्स पे आता है. लेबर का डिमांड सप्लाई पढ़े हो ना, ये लेबर का भी किया जाता है, लेबर मार्केट जब पढ़ा जाता है, तो इकोनॉमिक्स का भी पूरा पूरा यूज है एचआर का. ये सब बहुत इलैबोरेट हो जाएगा, तुम बस जानो. ठीक है, साइकोलॉजी वो भी पढ़े हो ना, वो भी मल्टीडिसिप्लिनरी होता है. I'm one teacher. I'm giving lecture to लगभग about 10 students, 10-12 students in class. क्या सब पे एक जैसा काम कर रहा है? नहीं कर रहा है. Even at the end of the workshop, when I will ask new students and I'll take feedback from new students कि HR workshop से कौन कितना benefit हुआ, तो हम देखेंगे कि कुछ लोग से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो तो आंसर कर ही रहे हैं, पर समझ नहीं पाए कि इसको बिजनेस से कैसे जोड़ना है, इंटरव्यू के स्किल्स में कैसे ऐड करना है इन चीजों को. आपको बिजनेस समझा रहे हैं ना, बिजनेस कैसे चल रहा है, या आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है ऑर्गेनाइजेशन से, आप क्या समझते हैं एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, तो आप क्या बोलेंगे. और कुछ बच्चे यही पूछना पड़ता है हमको कि क्या पढ़ाते बताओ, यही बता दो. पूछे हम टेस्ट लेते समय फुल प्लान लास्ट व्हाट डू आई टीच दैट मींस इट इज दैट, ऐसा भी होता है. लेकिन हम तो एक ही, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में 200 लोग काम करते हैं. मान लो 12 को ट्रेनिंग दी जाती है एक साथ एक बैच में, जब वो डिलीवर करने जाता है तो वो एक ही तरीके से डिलीवर नहीं करता है. देयर इज डिफरेंस इन साइकोलॉजी. आपको पता है कि जब ग्रीवांस मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, ग्रीवांस यानी कि जब एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका एक लेयर माने हायरार्की होता है कि आप कैसे अपना प्रॉब्लम रख सकते हैं. ऐसा नहीं ना कि तुम मैनेजर के चेंबर में जाके चिल्लाने लगोगे कुछ प्रॉब्लम है, तो जैसे कि तुम्हारा ट्रांसफर नहीं कर दिया, तुमको प्रमोट नहीं कर रहा है, तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं दिया, तुमको बोनस नहीं दिया, अननेसेसरी तुमको परेशान कर रहा है, ऐसे कुछ भी तरीके का तुमको ग्रीवांस है, उसमें एक प्रॉब्लम कॉज ऑफ ग्रीवांस जब पढ़ाया जाता है तो ये पढ़ाया जाता है. क्या पढ़े बताओ. पर्सनल मैल अडैप्टेशन, मतलब हो सकता है कि तुम्हारे साथ अन्याय नहीं हो रहा हो, तुम्हारे साइकोलॉजी, कुछ लोग होते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट टाइप के लोग, हमेशा परेशान, बिना मतलब परेशान होते हैं कि नहीं. आप देखिएगा कोई मैटर नहीं होगा लेकिन दे विल बी वेरी एंशियस, एकदम अननेसेसरी का हंगामा मचाने लगेंगे. होते हैं ऐसे लोग, बहुत इरिटेटिंग होते हैं. ये सब छोटे एज में कुछ नहीं है, लेकिन बड़े होके ये लाइबिलिटी के जैसा ही होते हैं. फैमिली पे भी उनको ही संभालते रहो सब. कोई प्रॉब्लम में तुम फंस जाओगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हारे साथ है, वो एक अलग से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. ऐसे लोग जब वर्क फोर्स में आ जाते हैं तो उनको हमेशा यही लगता है कि मेरे ही अगेंस्ट में सब कुछ हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, सब मेरे पीछे पड़ा, जबकि ऐसी बात नहीं होती है. अपनी साइकोलॉजी है, परसेप्शन, योर ओन परसेप्शन अबाउट थिंग्स.
तभी तो इंडिविजुअल बिहेवियर ओबी में पढ़ रहे हो। और मैं और जब मोटिवेशन पढ़ रहे थे डेविड मैक्लेलन की थ्योरी याद है, एनआरक, एनएफ, एन पावर, जो लोग पावर अथॉरिटी से गाइडेड होते हैं, हिटलर। नहीं कैसे पढ़े हो, हम ही पढ़ा है ना, हम क्लास नहीं की, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है जानना। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो सब हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है, बस पता चल जाता है तो लगता है बुक में दिखाई है, तब तो सच में ऐसा होता है। कर्ट लिविंग का एक स्टेटमेंट है, देयर इज नथिंग मोर प्रैक्टिकल देन अ गुड थियरी। हम कहते हैं किताबी बातें, किताब में बातें कहाँ से आई? प्रैक्टिकलिटी को रिसर्च करके आई, तभी तो थियरी है, तभी तो पर्सनल माल एडेप्टेशन है। पागल टाइप का लोग रहता है, हर वक्त परेशान, कोई मैटर नहीं रहेगा, तुम बोलोगे अरे क्या प्रॉब्लम है, हमेशा एंजाइटी, ऑफिस में भी काम में अडेप्ट नहीं कर पाता है, उसको हमेशा लगेगा मेरे अगेंस्ट काम हो रहा है। तो इसलिए देखो, जब ग्रीवेंस का सेटलमेंट होता है तब कॉज में ये भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये मिलता है बहुत ज्यादा। ओके, तो हम लोग ये खत्म किए मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एचआरएम। आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी एलपीजी के आने के बाद से कैसे एचआर की प्रैक्टिसेस चेंज हुई है, ये हम करेंगे। और फिर हम कोर एचआर की तरफ बढ़ेंगे। अंडरस्टूड? कोर एचआर। एक मिनट, चलो, थैंक यू। सत्य, you took the screenshot?